पार्टिकल्स इन वन डायमेंशनल बॉक्स। तो ये टॉपिक है हमारा एलिमेंट्री क्वांटम मैकेनिक्स बीएससी के चौथे सेमेस्टर के लिए एक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो आता है। तो हम आज के वीडियो में उसी पर बात करेंगे, लेकिन हम आगे बढ़ें उसके पहले हम आपको कहेंगे कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, और जिससे आपके पास में सभी वीडियोज पहुंचता रहे। तो पार्टिकल्स इन वन डायमेंशनल बॉक्स, इसका मतलब ये हो गया कि पार्टिकल्स का जो मूवमेंट हम दिखाएंगे कि वो एक एक्सिस पर दिखाएंगे और वो एक्सिस लेंगे हम एक्स। तो एक बॉक्स बनाते हैं और उसमें जो हम डायरेक्शन कंसीडर कर रहे हैं वो एक्स एक्सिस कंसीडर कर रहे हैं। तो ये बात होगी हमारी कि पार्टिकल्स इन वन डायमेंशनल बॉक्स क्वांटम मैकेनिक्स है। क्वांटम मैकेनिक्स बीएससी केमिस्ट्री का फोर्थ सेमेस्टर है। फोर्थ सेमेस्टर की केमिस्ट्री है ये, उसी पर हम लोग बात कर रहे हैं और टॉपिक है पार्टिकल्स इन वन डायमेंशनल बॉक्स। पार्टिकल्स इन वन डायमेंशनल बॉक्स। तो हम ये बॉक्स ले रहे हैं वन डायमेंशनल। एक्सिस जो हम ले रहे हैं वो हमारी एक्सिस है एक्स। ये वॉल की हाइट हो गई, ये हमारा यहाँ पर ये इनिशियल पॉइंट हो गया, तो एक्स बराबर 0। इसका ये जो लेंथ है वो है ए, यहाँ से यहाँ तक है ए। इसका मतलब यहाँ पर एक्स बराबर 0 था, तो यहाँ एक्स बराबर हो गया ए। इसकी जो हाइट है उसको हम लेंगे इन्फिनिटी और ये इन्फिनिटी। ये हो गया हमारा कोई पार्टिकल्स है जिसको हम एज्यूम कर रहे हैं वो बॉक्स के अंदर है। तो पार्टिकल्स इन वन डायमेंशनल बॉक्स, इसी पर ये आज का हमारा वीडियो है। तो इसके अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी लेंगे V इज इक्वल टू लेंगे 0, और इसके बाहर का देखेंगे। तो ये जो है सबसे सिंपल क्वांटम मैकेनिक्स है। कोई पार्टिकल्स है जिसका मास m है, तो उसी के लिए हम बात करेंगे कि दिस इज द सिंपल क्वांटम मैकेनिक्स। लिख लेते हैं कि दिस इज सिंपल क्वांटम मैकेनिक्स फॉर द particles having mass m and, और क्या करेगा कि मूव करेगा, मूविंग एलॉन्ग वन डायमेंशनल एक्सिस एंड मूविंग एलॉन्ग वन डायमेंशनल एक्सिस, या वन डायमेंशनल बॉक्स कर दें, वन डायमेंशनल बॉक्स। ये हुआ। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक हमने पार्टिकल्स लिया और तो वन डायमेंशनल पार्टिकल्स हो गया इसका। अच्छा, इसका जो बॉक्स है, बॉक्स का लेंथ आपने कितना लिया है? द लेंथ ऑफ बॉक्स इज ए। क्या लिया है? द लेंथ ऑफ
द लेंथ ऑफ बॉक्स इज ए। और इसकी वाल क्या है, इसकी वाल जो है वो कैसी है, इनफाइनाइट है, ठीक है। एंड द वाल ऑफ बॉक्स इज इनफाइनाइट। तो आपने एक पार्टिकल्स लिया जिसका मास m है, जो वन डायमेंशनल बॉक्स में मूव कर रहा है, जिसकी लेंथ a है और जिसके वाल की जो हाइट है, लेंथ है, वो इन्फिनिटी है, ऐसा आपने माना है। फॉर द सिंप्लिसिटी हम ये कह सकते हैं कि द वैल्यू ऑफ v इज 0 इनसाइड द बॉक्स, ये लिए भी हैं सिंप्लिसिटी के लिए। हमें कह सकते हैं कि फॉर द सिंप्लिसिटी द वैल्यू ऑफ फॉर द सिंप्लिसिटी the value of potential is 0। तो जो इसके अंदर है x पर लिया तो इसका मतलब हम Vx लिख सकते हैं। तो बॉक्स के अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी का मान है वो लिख सकते हैं Vx इज इक्वल टू 0। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 1। और अब हम जानते हैं कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को, द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इनसाइड द बॉक्स इज रिटेन एज, क्या लिख सकते हैं, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन लिख लेते हैं पहले नीचे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। इसको हमेशा याद रखना, द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन inside the box is written as, हमें याद हो क्या है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, h कट स्क्वायर बाई 2m, माइनस साइन रहेगा, माइनस h कट स्क्वायर बाई 2m, इसके पहले के वीडियो में हम लोग पढ़े होंगे, इनटू डेल स्क्वायर बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स इंटू साई इज इक्वल टू ई साई के। ये तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। तो ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन हम लोग को याद है और हमने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को लिख लिया। अब फिर उसके बाद इसके पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2, इस वैल्यू को आप यहां रखेंगे तो यहां पर 0 कर देंगे, फिर यहां पर 0 आ जाएगा। तो लिखते हैं कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2, तो क्या मिलेगा हमें, इसको मिटा रहे हैं, वैल्यू को पुट कर दो आप, वी एक्स इज इक्वल टू 0 है तो वी एक्स की जगह आप 0 कर दो, तो क्या बनेगा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ वी एक्स इन ऑफ इक्वेशन 1, पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1 ऑफ इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2, बी गेट क्या पाएंगे, हम पाएंगे माइनस एच कट स्क्वायर बाई 2m इंटू डेल स्क्वायर बाई डेल एक्स स्क्वायर, यहां पर इंटू साई हो जाएगा, प्लस 0 इज इक्वल टू ई साई।
अच्छा, अब हम चाहें तो इसको आप इधर कर दें, हम इसको एक साइड कर देते हैं, तो ये अगर इधर जाएगा तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, ये हो गया हमारा एच कट स्क्वायर बाई 2m डेल स्क्वायर साई बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस ई साई, ये इक्वल टू किसके हो गया, 0 के हो गया। ये इक्वेशन नंबर 3 कर लीजिए, ये मिल गया हमें इक्वेशन नंबर 3। अब इसी इक्वेशन नंबर 3 में हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 2m बाई एच कट स्क्वायर, मल्टीप्लाइंग बाई मल्टीप्लाइंग बाई किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2m बाई एच कट स्क्वायर इन इक्वेशन 3 बी गेट, इन इक्वेशन 3 बी गेट। तो क्या मिलेगा, अगर इसमें आप मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमें मिलेगा कि डेल स्क्वायर साई, ये कैंसिल हो जाएगा, ये डेल स्क्वायर साई बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2m ई साई बाई एच कट स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये प्राप्त हो गया हमारा। अच्छा, अब उसके बाद यहां पर देखिएगा के स्क्वायर बराबर, ये के स्क्वायर बराबर होगा 2m बाई 2m ई बाई, याद रखिएगा एच कट स्क्वायर, के स्क्वायर बराबर होगा, ये के स्क्वायर बराबर होगा 2m ई बाई एच कट स्क्वायर। तो फिर ये इक्वेशन क्या बन जाएगा हमारा, देन एबव इक्वेशन में भी रिटेन एज, तो उसके बाद ये हम एबव इक्वेशन को क्या लिख सकते हैं कि देन एबव इक्वेशन इज इक्वेशन बिकम डेल स्क्वायर साई बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इंटू साई इज इक्वल टू 0 के। ये इक्वेशन नंबर हमारा 4 हो गया, ठीक है। अच्छा, जहां पर के कांस्टेंट है और जो इंडिपेंडेंट है ऑन द डायमेंशन एक्स, वेयर के इज, नीचे लिख लीजिएगा, वेयर के इज कांस्टेंट, जहां पर ये जो के आया है, के हमने लिया है ये वैल्यू, के इज कांस्टेंट एंड independent on one dimensional axis x। तो ये x पर डिपेंड नहीं करता है, लेकिन ये एक कांस्टेंट है। अच्छा, अब इसका मतलब ये जो हमें इक्वेशंस मिला है, ये इक्वेशन नंबर 4, इसका हम सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन हम लेते हैं। सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल, उसका जो सोल्यूशन होगा वो हम लिखेंगे। इस इक्वेशंस का सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन जो हमें मिलेगा, इसको याद रखिएगा, इसकी फिर जरूरत पड़ेगी हमें। किसकी जरूरत पड़ेगी, हम यहाँ साइड में लिख दे रहे हैं, के स्क्वायर इज इक्वल टू 2m ई बाई एच कट स्क्वायर, इसकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो अब हमारा जब इसका हम यही लिख रहे हैं कि इसका जब सोल्यूशन लेंगे कि डबल डिफरेंशियल लिख लेते हैं कि द एबव इक्वेशन इज सेकंड ऑर्डर, द एबव इक्वेशन इज second order differential is
सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल and which have following solution। क्या होगा, साई इज इक्वल टू हो जाएगा ए कास के एक्स प्लस बी कास प्लस बी साइन के एक्स। ये हुआ। तो इसका जो सोल्यूशन होगा जो सेकंड ऑर्डर का है उसका वैल्यू ये हुआ, वेयर ए एंड बी आर द कांस्टेंट, वेयर ए एंड बी आर द, जहां पर ए और बी क्या हो गए हमारे, वेयर ए एंड बी आर द कांस्टेंट। अच्छा, फिर उसके बाद यहां तक तो हो गया, कब, जब हमारा पार्टिकल्स आउट ऑफ इन विद इन द बॉक्स है। तो अगर वन डायमेंशनल बॉक्स के अंदर का है तब तक की बात हुआ। यदि हमारा ये बाहर में रहेगा, जो पार्टिकल्स है ये आउटसाइड द बॉक्स होगा, तो उस कंडीशन में जो वी एक्स की वैल्यू होगी वो इन्फिनिटी लिए हैं और बॉक्स के अंदर हमने 0 लिया था। तो अब हम ये मानते हैं, दूसरा हम करेंगे कि यदि हमारा पार्टिकल्स बॉक्स के बाहर हो तब क्या होगा, इफ द पार्टिकल्स आर कंसीडर आउट ऑफ द बॉक्स। अब दूसरा हम लेंगे, यहां तक हो गया है कि इफ, यदि हम मान लें, अच्छा ये मिट गया के स्क्वायर का वैल्यू, यदि हम मान लें कि पार्टिकल्स जो है वो बॉक्स के बाहर है तब क्या होगा, इफ पार्टिकल्स इज outside the box, then potential energy यानी V x become infinite। तो उस कंडीशंस में क्या हो जाएगा, ये जो इसकी वैल्यू है वी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, वी एक्स की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी। ये अब इसकी भी वैल्यू हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फिर लिखेंगे, और श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस क्या है, द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन एच कट स्क्वायर बाई 2m डेल स्क्वायर बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स इंटू साई, यहां माइनस रहेगा, इज इक्वल टू ई साई के। आपने यहां लिया है, वहां 4 तक हुआ था तो यहां मान लो 5 हो गया। अब इसको आप इस इक्वेशन में, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में रख देंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 5 इन द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, इक्वेशन 2 था ये, फ्रॉम इक्वेशन 2 and 5, फ्रॉम इक्वेशन 2 and 5 वी गेट क्या मिलेगा हमें, माइनस एच कट स्क्वायर बाई 2m डेल स्क्वायर बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस इंफिनिटी इंटू साइज इक्वल टू ई साई के। ये हो गया। अब इसके बाद अब हम इसको चाहें तो अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, और क्या होगा फिर, ये हमारा बन जाएगा
माइनस एच कट स्क्वायर बाई 2m डेल स्क्वायर बाई डेल एक्स स्क्वायर इंटू साई अगर साइन को हम बदल दें तो प्लस कर दें माइनस ये हो जाएगा प्लस, चलिए, इन्फिनिटी साई इज इक्वल टू ई साई। ये हो गया। अच्छा, उसको हम इधर ले लेते हैं, माइनस एच कट स्क्वायर बाई 2m डेल स्क्वायर साई बाई डेल एक्स स्क्वायर, उसको आप इधर ले लीजिए तो ये भी माइनस ई साई प्लस इन्फिनिटी साई इज इक्वल टू 0 के, इसको इधर कर दिया हमने। यहाँ पर साइन बदल देते हैं, ये हो गया एच कट स्क्वायर बाई 2m इंटू डेल स्क्वायर साई बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस ई साई माइनस इन्फिनिटी साई इज इक्वल टू 0। तो जहां प्लस था वहां माइनस कर दिया, जहां माइनस था वहां प्लस कर दिया। तो ये हमारा बन जाएगा एच कट स्क्वायर बाई 2m डेल स्क्वायर साई बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ कॉमन ले लो ई माइनस इन्फिनिटी इंटू साई इज इक्वल टू 0 के। ये बन गया हमारा। अब इसमें हम मल्टीप्लाई करा देते हैं, यहां तक हो गया है। फिर क्या कर देंगे, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड, मल्टीप्लाइंग बाई, मान लो एक पांचवा इक्वेशन होगा, पांचवा नहीं छठा होगा, 6 मल्टीप्लाइंग बाई 2m बाई एच कट स्क्वायर इन इक्वेशन 6 बी गेट। तो इसमें मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, 2m बाई एच कट स्क्वायर करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमें मिलेगा डेल स्क्वायर साई बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2m बाई एच कट स्क्वायर ई माइनस इन्फिनिटी इंटू साई इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 7। अब इसके बाद जो है, इतनी जब बातें हो गई क्लियर, तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगा यदि जो साई की वैल्यू है इसका मान अगर 0 हो तो ये लिख लेते हैं, दिस इक्वेशन सेटिस्फाई, दिस इक्वेशन satisfy if the value of psi is 0। यदि psi की वैल्यू 0 होगी तो psi ऑफ वैल्यू 0 आउटसाइड द बॉक्स के बाहर यदि साई की वैल्यू, ये इक्वेशन तभी सेटिस्फाई होगा जब साई की वैल्यू बॉक्स के बाहर 0 होगी। तो ये क्या कहता है कि नॉट, इसका मतलब ये होगा पार्टिकल्स इज नॉट फाउंड आउटसाइड द, दैट मीन्स इट सेज दैट पार्टिकल्स इज नॉट फाउंड आउटसाइड द बॉक्स। इसका मतलब ये हो गया कि पार्टिकल्स ये बॉक्स के बाहर ये नहीं पाया जाएगा। ठीक है, द वैल्यू ऑफ साई 0 एट द वॉल, तो ये जो हमने बनाया था, ये यहां पर भी इंफिनिटी था, ए भी इंफिनिटी था, x बराबर 0 था, x बराबर a था, तो दोनों वैल्यू पर चाहे x बराबर 0 हो और चाहे x बराबर a हो, तो इसका मतलब ये हो गया कि द वैल्यू ऑफ साई इज 0 एट, क्या कर रहे हैं, द वैल्यू ऑफ
वैल्यू ऑफ साई इज जीरो एट एक्स बराबर जीरो, एक्स बराबर जीरो एंड एक्स बराबर ए। तो एक्स बराबर ए रहे या एक्स बराबर जीरो रहे, दोनों कंडीशंस में इसके बाहर जो साई की वैल्यू होगी वो क्या होगी, जीरो होगी। ये बता रहा है इक्वेशन से, ये चीजें सेटिस्फाई होंगी। अच्छा, अब इसके बाद पास्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स आगे हम पढ़ाएंगे कि पास्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स से कहता है कि द वैल्यू ऑफ साई मस्ट बी कॉन्टिन्यूअस। क्या कहता है पास्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स? तो जो साई की वैल्यू हो वो कॉन्टिन्यूअस होनी चाहिए। तो जब कॉन्टिन्यूअस होनी चाहिए तो इसका मतलब ये हो गया कि उस कंडीशंस में जो सेकंड ऑर्डर हमारा इक्वेशन सॉल्यूशंस मिला था उसको हम कंसीडर करेंगे। तो क्या कर रहे हैं कि द पास्टुलेट्स ऑफ, यहां तक हो गया, द पास्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स the postulates of the postulates of quantum mechanics, quantum mechanics says that wave function psi must be continuous। तो जो वेव फंक्शन साई है वो कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। देन द सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, बिकम देन solution of second order differential equation constant A, second order differential equation constant A become become, तो जो हमारा क्या था, साई इज इक्वल टू ए कास के एक्स प्लस बी साइन के एक्स था। अब ए बराबर जीरो हो गया, ए इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा, तो ये साई बराबर हो जाएगा फिर साई इज इक्वल टू बी साइन के एक्स, तो ये साई बराबर हो गया उस कंडीशन में जब ए हमारा जीरो बन जाएगा तो साई बराबर किसके हो जाएगा, बी एक्स के हो जाएगा। 6 हुआ था तो इक्वेशन नंबर 7 हो गया। चलिए अब हमें जानते हैं कि ये बॉक्स को बना के रखिए आप, ये बॉक्स था हमारा, यहाँ पर भी इन्फिनिटी था और x बराबर जीरो था, x बराबर a था, x बराबर जीरो और x बराबर a। तो जब x बराबर जीरो है, x इज इक्वल टू जीरो है, तो साई बराबर भी जीरो है, यानी यह साई बराबर जीरो है तो x बराबर जीरो है, ठीक है। और साई बराबर जीरो है जब x बराबर a है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम इसको जीरो ले रहे हैं तो x की जगह हम a रख सकते हैं। इससे तो हम लिख सकते हैं इक्वेशन 7 में भी रिटेन एज, क्या लिख सकते हैं, हमें लिख सकते हैं कि b साइन के a इज इक्वल टू जीरो। क्यों? क्योंकि साई की वैल्यू जीरो होगी, लेकिन b की वैल्यू कांस्टेंट जीरो नहीं हो सकती। द वैल्यू ऑफ b, द b वैल्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये जीरो के बराबर नहीं होगी। तब क्या होगा, अब हमारा इक्वेशंस क्या बन जाएगा, साइन के ए बराबर हो गया, जो b की वैल्यू है वो जीरो नहीं होगी तो इसका मतलब उसको हम जीरो बराबर नहीं लिख सकते हैं। तो हम इक्वेशन
ये जो हमारा इक्वेशन मिला हम लिख सकते हैं साइन के इंटू ए इज इक्वल टू 0 के, और हम जानते हैं कि साइन n पाई इज इक्वल टू होता है 0 के, तो 0 की जगह साइन n पाई लिख दें तो हो गया साइन के इंटू ए इज इक्वल टू साइन n पाई के। तो इसका मतलब ये हो गया साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, के ए बराबर हो गया के इंटू ए बराबर हो गया n पाई के इंटू ए बराबर हो गया n पाई के। तो के बराबर हो गया हमारा के इज इक्वल टू हो गया n पाई बाई ए, के बराबर मिला हमें n पाई बाई ए। ऑलरेडी हम के की वैल्यू जानते हैं, जहां n जो है क्या हो गया n इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, 0 वैल्यू हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है। तो क्या है ये है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्या है n? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जहां पर ये n क्या हो गया हमारा, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हुआ। अच्छा, अब ऑलरेडी हम लोग जानते हैं एक वैल्यू हमने कहा था कि उसको हमें याद रखना है, आगे जरूरत पड़ेगी। क्या है वो? के स्क्वायर बराबर था, के स्क्वायर बराबर 2me बाई एच कट स्क्वायर के था। ठीक है। अच्छा, अब यहां पर हम इसकी वैल्यू को रख देंगे, के की वैल्यू को, तो हमारा ये हो जाएगा, हम लिख सकते हैं, ये मान लीजिए ये इन दोनों इक्वेशन से हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम एबव टू इक्वेशंस, ये हो जाएगा n स्क्वायर पाई स्क्वायर बराबर, या हम इसको लिख सकते हैं n स्क्वायर पाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ये इसके बराबर हो गया। ठीक है। अच्छा, अब एच कट की जगह हम लोग जानते हैं एच कट स्क्वायर बराबर हो गया एच स्क्वायर बाई 4 पाई, एच कट बराबर होता है एच बाई पाई के, एच बाई 2 पाई के, ये हो गया 4 पाई स्क्वायर के। तो यहां पर हम लोग वैल्यू लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि 2m इंटू ई बटे बाई एच स्क्वायर और ऊपर की तरफ 4 पाई स्क्वायर कर देंगे, इज इक्वल टू n स्क्वायर पाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। तो ये देखिएगा पाई स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहां पर ये चला जाएगा, ये इधर चला आएगा, इसको रीअरेंज करेंगे तो ई बराबर, अच्छा यहां पर अब ये ई जो है n के लिए है तो यहां पर en कर देंगे, तो ये हम इसको रीअरेंज करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा en इज इक्वल टू, इसको रीअरेंज करो, en बराबर क्या लिख सकते हैं, en इज इक्वल टू n स्क्वायर, इधर से यहां कर देंगे तो h स्क्वायर बाई, ये 4 है, 4 और 2 जाए 8 m ए स्क्वायर, ये हमें मिल गया क्या, ये मिल गया हमें एनर्जी। ठीक है, n क्या है, n की वैल्यू हो सकती है 0 1 2 3 4, उसकी वैल्यू को आप रखते जाएंगे, तो ये हमें एनर्जी मिल गया। अच्छा, फिर उसके बाद देखते हैं अलग अलग वैल्यू रखते हैं हम और देखते हैं हमें क्या मिलता है। ये हमें 1 डायमेंशनल बॉक्स में जो पार्टिकल्स है उसकी जो एनर्जी है वो मिल रही है। तो एबव इक्वेशन एक्सप्रेस द पार्टिकल्स इन 1 डायमेंशनल बॉक्स, एबव इक्वेशन, ये 8वां मान लेते हैं, एबव इक्वेशन express the energy of particles in 1 dimensional box, in 1 dimensional box। तो एक डायमेंशनल बॉक्स में ये एनर्जी को एक्सप्रेस करेगा। हम वैल्यू को अलग अलग वैल्यू रखेंगे, यदि n की वैल्यू 0 रखेंगे तो ई 0 बराबर हो जाएगा, टोटल की टोटल वैल्यू 0 हो जाएगी, यहाँ 0 रखेंगे टोटल 0 हो जाएगी। n की वैल्यू 2 रखो तो ये हो गया E1, तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो गया h स्क्वायर बाई 8ma स्क्वायर हो गया। n की वैल्यू 2 रखो, 3 रख, अच्छा यहाँ तो 1 रखे तो 1,
यहाँ पर 2 कर दीजिए तो E2 बराबर हो गया, तो 2 का स्क्वायर होगा तो यहाँ 4h स्क्वायर बाई 8m में स्क्वायर हो गया, यानी ये कांस्टेंट वैल्यू है हमारी। यहाँ 1 हुआ, यहाँ 0 हुआ, n की वैल्यू 3 रखेंगे तो E3 बराबर हो जाएगा, तो यहाँ 3 हुआ तो 9h स्क्वायर बाई 8m स्क्वायर, यहाँ पर 9 इंटू 9 हो गया। अच्छा, ये जो हमारी वैल्यू है, इसको जब वैल्यू को रखते हैं तो ये हमारी जो वैल्यू आती है ये आ जाती है 38 के आसपास, 37 पॉइंट। ये पुटिंग सभी कांस्टेंट वैल्यू को अगर हम रख देते हैं, ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ऑल कांस्टेंट्स वी गेट En बराबर जो हमें मिलता है वो मिलता है n स्क्वायर इंटू 37.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या इसको अप्रोक्सीमेटली हम कितने बराबर कर देते हैं 38 के, तो हो गया n स्क्वायर इंटू 38 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये देखिए आप En बराबर, तो क्या हो गया, इसकी एनर्जी कितना हो गई 38 हो गई, इसकी क्या हो गई 38 इंटू 4 हो गई, इसकी कितना हुई 90 इंटू 9 इंटू 38 हो गई। तो ये अलग अलग क्वांटाइज एनर्जी लेवल की एनर्जी को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसको अगर हम बनाना चाहें तो हम ऐसे भी बना लेते हैं, बॉक्स है ऐसे बना देते हैं। अगर इसका हम नॉर्मलाइज वेव फंक्शन बनाना चाहें तो हम बना सकते हैं, ये देखिएगा, अगर n बराबर 1 है, ये देखिएगा यहाँ x बराबर 0 है और यहाँ x बराबर a है, तो यानी जहाँ x बराबर 0 है वहाँ भी देखिएगा ये मिनिमम हो गया यानी 0 हो गया, और यहाँ पर आते आते फिर यहाँ मैक्सिमम हुआ। यहाँ पर ये देखिए अगर n बराबर 2 है, अगर यहीं पर n बराबर 3 हो, ये देखिएगा n बराबर 3 हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम पार्टिकल्स को दिखाना चाहें तो अगर आप दिखा सकते हैं। ये हो गया कुछ नॉर्मलाइज वेव फंक्शंस हैं, फ्यू नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शंस। ये क्या दिखा रहा है, नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन ऑफ पार्टिकल, नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन ऑफ पार्टिकल्स इन वन डायमेंशनल बॉक्स, इन वन डायमेंशनल बॉक्स। वैसे इतना भी अगर आप लिख देते हैं जितना हमने बताया है तो ये हमारे लिए बीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से मोर देन सफिशिएंट है। तो इसमें अगर आप ऐसे लिख देंगे अच्छे से, सही राइटिंग में हो, क्लियरिटी के साथ में लिखने का प्रैक्टिस करें। लिखते समय आप प्रयास करें कि आप अक्षरों को सीधा सीधा लिखें, साफ साफ लिखने का प्रयास करें। मन लगाकर अगर आप लिखते हैं तो आपकी राइटिंग भी अच्छी होगी, मैटर आपका अच्छा लगेगा, क्योंकि जो राइटिंग होती है वो भी किसी भी इंसान के व्यक्तित्व को प्रदर्शित करती है। तो इससे सबसे पहले इम्पैक्ट जाता है, जैसे कॉपी खोली जाती है चेकिंग के लिए, तो उसमें अगर आपकी राइटिंग अच्छी है तो एक अलग सा टेंडेंसी हो जाती है और एक अलग सी सोच आपके व्यक्तित्व का वह व्याख्या करता है आपका लिखावट। तो इसलिए साफ साफ अगर लिखेंगे आप तो आपका जो नंबर होगा वो अच्छा आएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले टॉपिक पर हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स पर एक नोट्स लेके आएंगे, उसके लिए हम अगले वीडियो में आपके साथ में रूबरू होंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।